नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। हम HCF पढ़ रहे थे और एक वीडियो हमने HCF का बना लिया था। दूसरा वीडियो ये अपना, इसमें भी हम HCF को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो हम जहाँ से हमने छोड़ा था HCF का पहला वीडियो, वहीं से मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। जो लास्ट क्वेश्चन हमने लिया था वो इस तरह से का कुछ क्वेश्चन लिया था। ये CPO 2018 में आया था ये वाला क्वेश्चन। तो उसी तरह का एक क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन वहां लिया था हमने, उसी तरह का एक और लिया है। ये CPO 2018 का क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन क्या दिया हो और कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन ये था कि ये तीन संख्याएं हैं, इनमें किसी संख्या D का भाग दें तो हर बार R शेष बचता है, तो D प्लस R का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे शेष फल जो है वो आपको नहीं पता, केवल R दिया हुआ ना, ऐसे कोई सिंबल या कोई आपको नंबर नहीं दिया हुआ है, केवल आपको R बोला हुआ है। ये नहीं बोला कि कितना बच रहा है, 2, 4, 5, 10, ऐसे नहीं बोल रहा है, केवल R बोल दिया। वो संख्या भी नहीं पता है जिसका हम इसमें भाग दें। ठीक है, तो D और R के मान हमें निकालने पड़ेंगे। क्वेश्चन में D क्या होना चाहिए, R क्या होना चाहिए, तभी हम D प्लस R बता पाएंगे। तो मुझे एक ऐसी संख्या पता करनी है। देखिए D वो संख्या है जिसका भाग इन दोनों तीनों में दें तो बराबर शेष बचता है। अब बराबर शेष पता होता तो मैं तीनों में से घटा के फिर उनका HCF निकाल लेता, वो D का मान आ गया। लेकिन अगर R का मान पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, दो का डिफरेंस लेके जो डिफरेंस आते हैं उनका HCF निकालते हैं ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें D निकालना पड़ेगा। तो D बराबर क्या होगा, HCF ऑफ दो का अंतर करेंगे, इन दो का अंतर लिया, फिर इन दो का ले लेंगे, और फिर थर्ड और फर्स्ट इनका ले लेंगे। ठीक है, और इनके जो भी डिफरेंस आएंगे उनका HCF हम निकाल लेंगे, वो D आ जाएगा अपना। ठीक है, तो यहाँ से हम HCF निकाल लें, तो किसका HCF निकालना है, पहले घटाओ। देखिए 9 - 8 1 2 और 56 - 37, तो ये 1921 आएगा। उसके बाद 11 - 9 2 हो जाएगा, 9 - 5 4 हो जाएगा, 14 - 6 8 हो जाएगा, 8 - 5 3। उसके बाद 95 0 1 में से घटाएंगे तो 11 - 9 2 हो गया, 9 - 5 4 हो जाएगा, 14 - 6 8 हो गया, और 8 - 20 5 3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 37 38, यहाँ पे हमें 37 38 लेना है, गलत लिख दिया मैंने। तो ये डिफरेंस दोबारा निकाले हम, तो 9 - 8 1 हो गया, 5 - 3 2 हो गया, ये 56 - 37, तो ये 19। तो ये तीन डिफरेंस आ गए अपने पास। अब इन तीनों डिफरेंस में मुझे पता है भाई 1921 ही HCF आएगा, क्योंकि मुझे क्लियर दिख रहा है ये इसका दुगुना है। तो 1921 का भाग इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। इसका मतलब HCF या D जो आएगा वो क्या आने वाला है, 1921। ये D का मान आ गया। अब मुझे R और चाहिए ना, R कितना आएगा, तो मैं क्या करूंगा, किसी भी एक संख्या में, इन तीनों में से किसी भी संख्या में D का भाग दूंगा और शेषफल निकालूंगा। जो शेषफल आएगा वो R का मान हो जाएगा। तो R कितना आएगा, देखो 37 38 में अगर हम किसी भी एक संख्या में 1921 का भाग दें, ठीक है, 1921 का भाग दें, तो आप देख सकते हैं कि 19 × 2 38 होता है, मतलब एक बार ही लगेगा। तो 1921 घटा दो उसमें से सीधा ही, तो R बराबर कितना आ जाएगा, यह आएगा 7, फिर 1, उसके बाद 37 - 19 17 और 18, 1817 R का मान आएगा। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था D प्लस R कितना होगा। तो D कितना आया 1921, और ये कितना आया 1817। दोनों को जोड़ेंगे तो 37 38 ही क्या आ जाएगा, वापस इसका आंसर हो जाएगा। तो 37380 इसका आंसर था। ये आपका एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। तो कई बार क्या है, आपको D पूछ लेता है। जैसे अभी पीछे हमने जो क्वेश्चन किया था पीछे वाले वीडियो में, उसमें केवल वो संख्या ही पूछी थी जिसका भाग इन तीनों में दे तो बराबर शेष बचे।
लेकिन इसमें क्या किया, इसने आर भी पूछ लिया साथ में। आर मतलब कि अगर इसका भाग दें तो जो शेषफल समान बचने वाला वो कितना है। तो आप क्या करें, डी का भाग किसी भी संख्या में देके आर निकाल सकते हैं, और फिर डी प्लस आर भी पूछ लेता है और डी माइनस आर भी पूछ लेता है। कई बार संख्या और शेषफल दोनों का या तो जोड़ पूछेगा या अंतर पूछेगा, इन दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो आप इस तरीके से निकाल कर आंसर दे सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइप है, उनको बराबर लंबाई के छोटे टुकड़ों में इस प्रकार काटा गया कि दोनों पाइप का कोई भी हिस्सा शेष ना बचे। तो आपको दो आंसर देने हैं। पहले तो कि प्रत्येक टुकड़ा जो आपने काटा है उसकी लंबाई कितनी है, और जितने टुकड़े आपने काटे हैं उनकी न्यूनतम संख्या कितनी है, अधिकतम लंबाई और न्यूनतम संख्या। ठीक है, अगर आप इसकी लैंग्वेज से ये पकड़ सकते हैं कि HCF से ये क्वेश्चन याद होगा, ठीक है, तो आप HCF जो है वो अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को कि HCF के क्वेश्चन इस तरह से कैसे पूछे जाते हैं, लैंग्वेज में किस तरह से पूछे जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ये भी CGL मेंस का एक क्वेश्चन है, 2018 या 17 दोनों में से किसी एक का है। ठीक है, देखिए क्या दिया है, 1.5 मीटर लंबाई का एक पाइप है। मान लीजिए पाइप है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर दी है, यानी 1.5 मीटर। एक और पाइप है जिसकी लंबाई 1.2 मीटर दी है, तो ये इससे थोड़ा छोटा है, ये 1.5 मीटर है, ये 1.2 मीटर है। ठीक है, चलो मैं इनको सेमी में बदल देता हूँ, 100 से गुणा कर दें 1.5 को, तो ये 150 सेंटीमीटर हो गया। एक पाइप जो है वो 150 सेंटीमीटर का है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 120 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि प्रत्येक जो टुकड़ा है पाइप का उसकी लंबाई कितनी, टुकड़े हमें बराबर संख्या में काटने। अब देखिए ये है कि बराबर संख्या में काटने और पाइप का कोई भी हिस्सा शेष नहीं बचना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 1-1 सेंटीमीटर के भी काट सकता हूँ, 2-2 सेंटीमीटर के भी काट सकता हूँ, 3-3 के भी काट सकता हूँ, 4 के भी काट सकता हूँ। ठीक है, 4 के देखिए मैं नहीं काट सकता, 4 के इसलिए क्योंकि 120 में तो 4 का भाग लग रहा है, तो 4 गुणा 30 120 होता है, तो 30 टुकड़े हो जाएंगे ना। अगर मैं 4-4 सेमी के टुकड़े करूंगा तो 30 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन इसके अंदर 4 का भाग पूरा नहीं लग रहा है, तो इसके पूरे टुकड़े नहीं हो पाएंगे ना। 150 के 4-4 सेमी के भाग पूरे नहीं होंगे, तो 4 के नहीं ले सकते, 5 के ले सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, 1-1 में भी काट सकता हूँ, 2 में, 3 में, 5 में, 6 में, इन सब का भाग लग रहा है, तो मैं ऐसे करके कई में काट सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे बड़ी लंबाई चाहिए, यानी मैं ज्यादा से ज्यादा लंबाई का कितना काट सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसी संख्याएं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसी संख्याएं ढूंढ रहा हूँ जिनका भाग 150 में भी लगे और जिनका भाग 120 में भी लगे, ताकि दोनों पाइप पूरी लंबाई में कट जाए ना। अब इन दोनों में भाग लगने वाली संख्याएं तो बहुत सारी हो सकती है, इसका मतलब बहुत सारी लंबाइयां पॉसिबल है जिनमें हम काट सकते हैं, लेकिन हमें अधिकतम लंबाई पूछिए। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका भाग इसमें और इसमें दोनों में लग जाए, लेकिन वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब मुझे 150 और 120 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, जो दोनों में कॉमन हो और जो सब कॉमन जितने भी उनमें सबसे हाईएस्ट हो, वो मुझे चाहिए, सबसे बड़ा वाला। इसका मतलब मुझे इनका HCF चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि जब भी आपको ऐसे दिया जाए कि आप बराबर बराबर भागों में किसी चीज को बांट रहे हैं और वो चीज पूरी बंट जानी चाहिए, और फिर कहे कि बताइए हाईएस्ट लंबाई या हाईएस्ट जो मेजरमेंट है, हाईएस्ट मेजरमेंट कितना होना चाहिए प्रत्येक लंबाई का, तो आप HCF निकाल दीजिए उसमें ना। तो आप HCF निकालेंगे कितने का, 150 का और 120 का। तो आप कहेंगे भाई सबसे बड़े से बड़ा कॉमन जो आ सकता है वो 30 सेंटीमीटर आ सकता है, 100 का भाग दे देंगे तो 0.3 मीटर बन जाएगा। तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई 0.3 मीटर रख सकते हैं। 30 वो सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में पूरा लग सकता है, तो 30-30 सेंटीमीटर के हम टुकड़े काट सकते हैं। अब देखिए टुकड़े कितने कटेंगे, तो देखिए 150 सेंटीमीटर जो है उसके हम अधिकतम लंबाई के अगर टुकड़े काटेंगे तो वो न्यूनतम संख्या में मिलेंगे। कैसे, देखिए जैसे आप इसके 1-1 सेंटीमीटर के लेते तो 150 टुकड़े मिलते, 2-2 सेंटीमीटर के लेंगे तो 75 मिलेंगे, ठीक है, 3-3 के लेंगे तो 50 मिलेंगे। इसका मतलब लंबाई जितनी ज्यादा होगी एक टुकड़े की, टुकड़ों की संख्या उतनी क्या हो जाएगी, न्यूनतम। तो जब भी आप HCF निकालते हैं इसका मतलब आपने हाईएस्ट फैक्टर निकाला है,
हाईएस्ट फैक्टर का अगर आप संख्या में भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो न्यूनतम आएगा। तो हमेशा जब भी आपको संख्या पूछी जाएगी भागों की कि कितने पार्ट में हमने काटा या डिवाइड किया है, उनकी संख्या बताइए, तो वो न्यूनतम रहेगी हमेशा, क्योंकि हम हाईएस्ट फैक्टर का भाग दे रहे हैं, इसलिए नंबर हमेशा न्यूनतम ही आएगा, संख्या हमेशा न्यूनतम आएगी। तो दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या होगा भाई, 150 को हमने 30-30 सेंटीमीटर में काटा, तो 150/30 कितने टुकड़े हो गए, 5 टुकड़े हो गए। और 120 को भी हमने 30-30 सेंटीमीटर में काटा, तो यहाँ से कितने टुकड़े आएंगे, 4। तो दोनों पाइप से मिलाकर टोटल कितने टुकड़े आ गए, 5 + 4, यानी कितने टुकड़े होंगे, 9। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो 30 सेंटीमीटर या 0.3 मीटर, और दूसरे का आंसर कि टोटल जो टुकड़े हैं उनकी मिनिमम नंबर या मिनिमम संख्या कितनी होगी, तो 9 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये इसके दोनों आंसर। ठीक है, कुछ वैसा ही एक और क्वेश्चन लिया हमने। एक दूध वाले के पास क्रमशः 60 लीटर, 75 लीटर और 105 लीटर मात्रा में 3 प्रकार के दूध हैं। वह इनको बिना मिश्रित किए हुए समान आकार के डिब्बों में इस प्रकार भरना चाहता है कि दूध की कोई भी मात्रा शेष ना बचे। तो प्रत्येक छोटे डिब्बे की अधिकतम माप कितनी होगी और छोटे डिब्बों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में, दोनों में से कोई एक भी पूछ सकता है या दोनों पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप देखिए करना क्या चाह रहा है, ये है कि एक ऐसा छोटा डिब्बा चाहिए उसको, या ऐसे छोटे डिब्बे चाहिए कुछ जिनमें कि 60 लीटर, 75 लीटर और 105 लीटर को बराबर बराबर माप सके। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इनके गुणनखंड चाहिए, मतलब ऐसी संख्याएं चाहिए जिसका भाग 60 में भी लगे, 75 में भी लगे, 105 में भी लगे, लेकिन हमें माप जो वो अधिकतम रखनी है छोटे डिब्बे की। इसका मतलब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को लिखूंगा ना, 60, 75, 105। देखो दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक साथ ही निकाल सकते हैं आप। कैसे, इसमें से कॉमन ले लें, क्या कॉमन आएगा, ज्यादा से ज्यादा 15 कॉमन आएगा, तो 4, 5 और 7 यही आएगा। अच्छा, ये तो HCF हो गया जो कॉमन आया हाईएस्ट, वो तो ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, यानी प्रत्येक छोटे डिब्बे की जो अधिकतम माप है वो कितनी ले सकता है, 15 लीटर। अब देखो 15 लीटर के अगर वो डिब्बे लेगा तो 15 का भाग इसमें लग रहा है तो 4 डिब्बों में भर सकता है वो इसको, 15 का भाग इसमें लग रहा है 5 डिब्बों में भर सकता है, और 15 का भाग इसमें देंगे तो 7 डिब्बे चाहिए उसको 15 लीटर के। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है ये डिब्बों की संख्या ही है। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ दें, 7, 5, 12 और 4, 16, उसका मतलब उसको डिब्बे कम से कम कितने चाहिए, 15 डिब्बे उसको कम से कम चाहिए। देखिए जब तक ये अधिकतम और न्यूनतम शब्द नहीं लिखेगा ना तो HCF का क्वेश्चन नहीं बनेगा, या इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। अगर वो ये कहता है प्रत्येक छोटे डिब्बे की माप कितनी होगी, तो फिर 1-1 लीटर के भी हो सकते हैं डिब्बे, तो क्योंकि एक का भाग तो सब में लग ही रहा है। ठीक है, 5-5 के भी हो सकते हैं, 5 का भी लग रहा है। और अगर ये अधिकतम नहीं बोलेगा तो फिर डिब्बों की संख्या न्यूनतम नहीं हो पाएगी। 1-1 लीटर के लेंगे तो अलग संख्या आएगी, 2-2 के लेंगे तो अलग आएगी, 5-5 के लेंगे तो अलग आएगी। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही पूछा जाएगा, अधिकतम माप जो भी आपने छोटे भाग किए हैं उसकी अधिकतम माप पूछेगा, और जितने भाग आपने किए उनकी न्यूनतम संख्या पूछेगा। क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही पूछेगा, तभी आप HCF के क्वेश्चन में उसको इंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज तो आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिया हमने। एक माली के पास 44 सेब, 66 केले और 110 आम के पौधे हैं। वह इन्हें पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान हो और प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पौधे हों। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है और पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। देखो वो मिलाना नहीं चाहता, मर्ज कर देगा तो HCF नहीं बन पाएगा ना। वो हर पंक्ति में समान संख्या में पौधे चाहता है, हर पंक्ति में समान संख्या में पौधे होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका भाग 44 में भी लगे, 66 में भी लगे, 110 में लगे। तो वो संख्या क्या होगी, वो पंक्ति में पौधों की संख्या दिखाएगी। अब देखो पंक्ति में पौधों की संख्या 1-1 भी रख सकता है, 1-1 रखेगा तो 44 सेब की पंक्तियां बनेगी, 66 केले की बनेगी, 110 आम की बनेगी। 2-2 भी रख सकता है। ठीक है, 3-3 नहीं रख सकता है क्योंकि 3 का भाग इसमें नहीं लग रहा है। ठीक है, 110 में भी नहीं लग रहा है तो 3-3 नहीं रखेगा,
4 भी नहीं रखेगा क्योंकि इनमें नहीं लग रहा है। ऐसे वो अलग अलग ऑप्शन उसके पास हैं, लेकिन हमें ये कह रहा है कि अधिकतम चाहिए, हर पंक्ति में पौधों की संख्या अधिकतम चाहिए। इसका मतलब हमें वो हाईएस्ट संख्या ढूंढनी है जिसका भाग इन तीनों में लग जाए। ठीक है, तो फिर से हमें HCF ही निकालना है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या। तो देखो जो भी पौधों की संख्या आएगी एक पंक्ति में, उसका भाग इसमें देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितने पौधे कितनी पंक्तियां बनेगी, है ना। एक पंक्ति में कितने होंगे वो तो HCF से पता लग जाएगा, HCF का भाग इनमें देंगे तो हमें पंक्तियों की न्यूनतम संख्या पता लग जाएगी। तो मैं इनका HCF और संख्या दोनों साथ में ही निकालूंगा ना। साथ में कैसे, कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है, 22 आ रहा है क्या, 22 कॉमन आ जाएगा तो 2, 3 और 5। इसका मतलब ये हुआ कि पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये है, इन तीनों का जोड़ कर देंगे, 5, 3, 8 और 2, 10। तो पंक्तियां न्यूनतम उसको कितनी बनानी पड़ेंगी, 10 तो उसको कम से कम बनानी ही पड़ेंगी। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो जाएंगे, इसका 22 और इसका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति को निश्चित दिनों के लिए नौकरी पर रखा गया और 3,239 रुपये वेतन देना तय हुआ, किंतु वह व्यक्ति कुछ दिन अनुपस्थित रहा तथा उसे 2,923 रुपये वेतन मिला। तो आपको 2 चीजें बतानी है, एक तो व्यक्ति की अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी होगी और दूसरा बताना है कि वह कम से कम कितने दिनों तक वह अनुपस्थित रहा होगा। देखिए ऐसा है, अगर प्रतिदिन की दैनिक मजदूरी पूछे, इसका मतलब दैनिक मजदूरी सेम रही होगी, अलग अलग होगी हर दिन की, तो फिर हमें नहीं पता लगेगा। तो हम सेम मान के चलेंगे कि हर दिन की मजदूरी सेम है। ठीक है, अब आपको पूछे कि हर दिन की अधिकतम मजदूरी कितनी है, मतलब ये हुआ कि अगर वो सारे दिन उपस्थित रहता तो उसको, यानी टोटल दिनों के लिए उपस्थित रहता तो इतनी मजदूरी मिलती। तो जो भी एक दिन की मजदूरी होगी उसका भाग इसमें पूरा लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दिनों की संख्या तो पॉइंट में आ नहीं सकती है ना, 1.5, 2.5 ऐसे लेंगे नहीं, हम कंप्लीट लेंगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जैसे भी है ना। इसका मतलब इसमें कंप्लीट भाग लगना चाहिए एक दिन की मजदूरी का, इसमें भी एक दिन की मजदूरी का कंप्लीट भाग लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये भी दिनों की संख्या को ही दिखाएगा, भाग देंगे तो, है ना, कि कितने दिन वो मतलब उसने काम किया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक ऐसी संख्या निकालेंगे जिसका कंप्लीट भाग इसमें भी लगे और इसमें भी लगे। वो तो किसको दिखाएगी, एक दिन की अधिकतम मजदूरी को दिखाएगी, है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका HCF निकाल लेंगे। HCF ऑफ 3239 और 2923, इनका HCF निकाल लेंगे। अब डिफरेंस देख लो, डिफरेंस से पता लग जाएगा, 9 - 3 6 हो गया और 3 - 2 1 हो जाएगा और ये 3 हो गया, 316 आ रहा आपका। 316 का भाग इसमें तो लगेगा नहीं क्योंकि सम संख्या है, तो विषम संख्या में भाग मुश्किल है लगना, इसमें भी नहीं लगेगा, तो इसका कोई फैक्टर लेना पड़ेगा। ठीक है, देख लो एक बार भाग देके, 10 बार लगेगा इसमें, 160 नहीं लग रहा है ना, 10 बार। तो आप क्या करेंगे, इसको आधा करेंगे, यानी इसका एक फैक्टर लेंगे, इसका आधा कर दो, 2 का भाग लग रहा है ना, तो 2 गुणा 15, 158। 158 का भी नहीं लगेगा इसमें, 158 का आधा करेंगे, 2 गुणा 7, सॉरी पहले इसका 3 का भाग देके देख लो, 3 का तो नहीं लग रहा है, 4 का देके देख लो इसमें। ठीक है, 4 का देके देखेंगे तो 4 गुणा 7 28। ठीक है, 4 गुणा 7 28 और बचेगा 3, 4 गुणा 9 36, 79 का भाग इसमें पूरा लग रहा है क्या, देख लो आप। ठीक है, 79 का भाग इसमें और इसमें लग रहा है, तो ये फिर HCF, ये इसका HCF आएगा, आप निकाल लेना अच्छे से, ये HCF आएगा। तो ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि एक दिन की मजदूरी कितनी होगी, 79 रुपये होगी। ठीक है, दूसरा जो आपका आंसर है वो हमें पता करना है कि वो कितने दिन अब्सेंट रहा। तो देखो ये है कि वो टोटल कितने दिनों के लिए उसको नियुक्त किया गया था, वो हम पता कर सकते हैं। कैसे, 79 का भाग अगर इसमें देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो कितने दिन के लिए उसको रखा गया था, और इसमें से ये जो मिला उसको ये प्रेजेंट के लिए मिला है ना। तो अगर इसमें हम भाग देंगे 79 का, तो हमें ये पता लग जाएगा कि वो कितने दिन प्रेजेंट हुआ। तो ये तो टोटल दिन थे, इतने दिन वो प्रेजेंट हुआ, टोटल में से प्रेजेंट वाले माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो कितने दिन एब्सेंट रहा। आप चाहें तो इनका अलग अलग भाग लगा के निकाल के देख सकते हैं कितना आएगा आंसर, आप निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन जो है ये HCF का ही क्वेश्चन है। आपको बस ये वर्ड पकड़ने हैं कि प्रतिदिन की अधिकतम मजदूरी पूछी है और न्यूनतम समय पूछा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अधिकतम का मतलब हमें HCF निकालना है, ठीक है, और न्यूनतम समय मतलब HCF का भाग दे देना है।
ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। इस बार जोड़ नहीं करना है क्योंकि आपको पूछा है अनुपस्थित दिन कितने रहा, तो टोटल दिन माइनस प्रेजेंट, जितने दिन वो उपस्थित रहा वो माइनस कर देंगे, तो अनुपस्थित वाले दिनों की संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 144 मीटर स्क्वायर, 168 मीटर स्क्वायर और 192 मीटर स्क्वायर के 3 प्लॉट है। मीटर स्क्वायर इसका मतलब आपको एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है। वह तीनों को समान आकार के छोटे प्लॉट में इस प्रकार बांटना चाहता है कि तीनों का कोई भी क्षेत्रफल शेष ना रहे, मतलब तीनों के क्षेत्रफल को बराबर आकार के छोटे छोटे प्लॉट में वो बांटना चाहता है। ठीक है, और कोई भी एरिया वो शेष नहीं छोड़ना चाहता, तीनों में से किसी में भी शेष नहीं छोड़ना चाहता। तो आपको प्लॉटों की संख्या न्यूनतम रखनी है और बोला है कि प्रत्येक छोटे प्लॉट की लंबाई 8 मीटर रखेगा तो चौड़ाई उसको कितनी रखनी पड़ेगी। देखो ये है कि प्लॉट की संख्या न्यूनतम तब रहेगी जब उसका क्षेत्रफल क्या होगा, अधिकतम होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इनका HCF निकाल लें तो हमें अधिकतम क्षेत्रफल मिल जाएगा कि वो छोटे प्लॉट का अधिकतम क्षेत्रफल कितना रख सकता है। तो हमें HCF निकालना है, छोटे प्लॉट का अधिकतम क्षेत्रफल वो कितना रख सकता है, ये हमें पता करना है, अधिकतम क्षेत्रफल। तो आपको HCF निकालना है तीनों के एरिया का, 144, 168 और 192। तो इनका HCF कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, 24 इनका HCF, मतलब ये हुआ कि वो 24 मीटर स्क्वायर, अधिकतम 24 मीटर स्क्वायर के प्लॉट काट सकता है। देखो वो चाहे तो छोटे भी काट सकता है, 8-8 के भी काट सकता है, 12-12 के भी काट सकता है, क्योंकि इनका भी भाग इनमें पूरा लग रहा है तो पूरे पूरे भागों में वो भी बांट सकते हैं। लेकिन हमें अधिकतम रखना पड़ेगा ताकि प्लॉट जो है वो न्यूनतम संख्या में मिले। तो अब आप बताइए कि अगर 24 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी दी हुई है, 8, तो 8 गुणा चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 24। इसका मतलब चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 24/8 करेंगे यानी 3 मीटर। हर प्लॉट की जो चौड़ाई है वो उसको 3 मीटर रखनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके वो न्यूनतम संख्या में प्लॉट काट सकेगा, क्योंकि वो अधिकतम क्षेत्रफल के प्लॉट काट रहे हैं। ठीक है, तो संख्या न्यूनतम रहेगी और ये उसकी लंबाई और चौड़ाई रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है। एक कमरे के फर्श की लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है। लंबाई है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। इस फर्श पर वर्गाकार टाइलें आपको लगानी है, तो उन टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी ताकि फर्श का कोई भी भाग जो है वो शेष ना रहे, मतलब कहीं से भी वो खाली ना रहे बिना टाइल लगाए हुए, है ना। फिर से देखो, न्यूनतम संख्या तब होगी जब टाइल जो है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब टाइल वर्गाकार है, ध्यान दीजिए, वर्गाकार यानी स्क्वायर की फॉर्म में है। अगर स्क्वायर की फॉर्म में है तो आप ये कह सकते हैं कि हमें उसकी साइड चाहिए, यानी भुजा चाहिए उसकी, कि भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो देखो ऐसा है कुछ कि जैसे ये मान लीजिए कमरा है, ये फर्श है कमरे का, इस पे हमें इस तरह से टाइलें लगानी है, इस तरह से टाइलें लगानी है कि कोई भाग शेष ना रहे। अब ये जो है ये आपका 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, और ये जो आपका ये 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, टाइल की भुजा कुछ ऐसी लेनी पड़ेगी कि इसमें उसका पूरा भाग लग जाए, तभी तो इस भुजा पे वो पूरी संख्या में आ सकेगी। और ऐसी भी लेनी पड़ेगी कि इसके अंदर उसका पूरा भाग लग जाए, तभी उसकी साइड या भुजा जो है वो इस पे पूरी आ सकेगी, है ना, इसको पूरा ढक सकेगी, है ना, अदरवाइज तो शेष बच जाएगी। मतलब हमें उसकी भुजा अगर निकालनी है तो हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका भाग इसमें भी लगे इसमें भी लगे। अब ऐसी तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, इसका मतलब हम टाइल की माप अलग अलग काफी ले सकते हैं, लेकिन अगले ने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि टाइलों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। तो न्यूनतम तब होगी ना जब भुजा की लंबाई अधिकतम होगी, तभी संख्या न्यूनतम रह सकती है। इसका मतलब हमें एक सबसे बड़ी संख्या चाहिए जिसका भाग इसमें और इसमें दोनों में लग जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें दोनों का क्या चाहिए, HCF चाहिए। तो हमें इन दोनों का HCF निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइल की भुजा निकालेंगे कि टाइल की भुजा या साइड कितनी आएगी, तो वो आएगी इन दोनों का HCF। अब मैं इन दोनों को क्या करता हूं, मीटर में बदल देता हूं। 15 मीटर का में 1500 सेंटीमीटर होंगे, सॉरी सेमी में, और इसमें 17 ये है तो 1517 सेंटीमीटर हो गए, 1517 सेमी। और ये देखिए 900 तो ये हो गए, 9 मीटर में 900 सेमी और 2 सेंटीमीटर ये, तो 902 सेंटीमीटर हो गया।
इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना, वो सेमी में टाइल की भुजा आ जाएगी, है ना। तो एचसीएफ निकालेंगे इनका, तो या तो आप डिफरेंस से निकाल लो, ठीक है, अदरवाइज आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं इन दोनों का। तो हम भाग विधि से निकाल लेते हैं, दो ये डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं। डिफरेंस से हम कर रहे हैं इतनी देर से, तो अब मैं भाग विधि से कर देता हूँ। ये एक आएगा, कितना आएगा 902, ठीक है, बचा कितना 5, 1 और 6, इसका भाग देंगे 902 में, फिर एक बार लगेगा 615, फिर 12 - 5 7, 9 - 1 8, 8 - 6 2, इसका भाग देंगे 615 में, 2 बार लगेगा, 2 बार देंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 7 14, 22 × 2 56 और 1 57, फिर ये आ जाएगा 1 और ये 4, 41 का भाग देंगे 287 में, तो 7 बार पूरा लग रहा है। इसका मतलब 41 क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। आपको नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, 41 आएगा, आप भाग विधि से निकाल लेंगे। तो ये 41 सेंटीमीटर इसकी भुजा आएगी, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। टाइल की भुजा 41 सेंटीमीटर आएगी। अब हमें पता करना है कि टाइलों की संख्या कितनी आएगी। तो देखो हमें क्या करना है, टाइल की संख्या निकालने की, टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, मिनिमम संख्या या मिनिमम नंबर कितना होगा। तो पहले आप बताओ टोटल एरिया कितना होगा। तो टोटल एरिया होगा 1517 × 902, लंबाई गुना चौड़ाई। इस टोटल एरिया को हमें वर्गाकार टाइलों के एरिया में बांटना है। तो एक टाइल का एरिया कितना होगा, देखो टाइल की भुजा कितनी है 41, और वर्ग का स्क्वायर अगर कर दें हम, ठीक है, वर्ग का स्क्वायर यानी वर्ग भुजा इंटू भुजा कर दें, वर्ग की भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा गुणा भुजा, या साइड इंटू साइड कर दें, तो एक टाइल का एरिया आएगा। तो एक टाइल का एरिया आएगा 41 × 41, इसका इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा कितनी टाइलें लगेगी, 41/41 की कितनी टाइल इस एरिया में पूरी आएंगे ना। तो इसको मैं सरल कर देता हूँ, ये 2 बार कैंसिल आउट होगा, ठीक है, फिर 2 बार हो जाएगा। उसके बाद 41 से इसको करेंगे तो ये 3 बार हो गया, 123 बचा 27 1 28 287, तो ये 7 बार हो जाएगा। 22 × 7 154 हो जाएगा, 22 × 3 66 और 15 हो जाएगा 81। इसका मतलब 814 टाइलें कम से कम हमें लगानी पड़ेंगी, ठीक है। इससे ज्यादा लगा सकते हैं अगर हम भुजा चेंज कर दे टाइल की, ठीक है, लेकिन इससे कम नहीं लगा सकते। तो ये आपका आंसर होगा 814, ठीक है। दोबारा समझ लो, टाइल की भुजा अगर आपको निकालनी है, इसका मतलब आपको एचसीएफ निकालना है, क्योंकि आपको बड़ी से बड़ी टाइल लगानी है ताकि संख्या न्यूनतम रहे। तो आपको एचसीएफ निकालना है ताकि वो दोनों भुजाओं पे फिट हो जाए, फर्श की दोनों भुजाओं पे फिट हो जाए पूरी, है ना, कोई भी क्षेत्रफल शेष ना बचे। फिर क्या करेंगे, टोटल एरिया में एक टाइल के एरिया का भाग दे देंगे, तो हमें संख्या पता लग जाएगी कि कितनी संख्या आने वाली है, ठीक है। एक और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 36 मीटर, 27 मीटर और 15 मीटर है। इसमें रखे जा सकने वाले समान आकार के घनाकार यानी क्यूबिकल, क्यूब हो गए, तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होंगी, है ना। केवल हमें एक साइड निकालनी है, बाकी 2 साइड भी बराबर रहेंगे ना। घनाकार डिब्बों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी कि कमरे का कोई भी भाग खाली ना रहे, यानी पूरा कमरा एकदम फिट हो जाना चाहिए, पूरा भर जाना चाहिए, है ना। कमरे के बीच में कोई हिस्सा या कहीं भी कॉर्नर में कोई हिस्सा खाली ना रहना चाहिए। तो सबसे पहले हमें घनाकार जो डिब्बा है उसकी साइड निकालनी पड़ेगी, है ना। तो डिब्बे की भुजा हम एचसीएफ से निकालेंगे, क्योंकि हमें डिब्बों की संख्या न्यूनतम चाहिए। तो साइड जो है वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए ना डिब्बे की। तो साइड बड़ी से बड़ी लेंगे तो हम एचसीएफ निकालेंगे किसका, 36, 27 और 15 का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3। तो जो डिब्बा है उसकी साइड हम 3 मीटर ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। 3 का ही भाग लग रहा है इनमें, 3 से ज्यादा का नहीं लग रहा है। इसका मतलब हम बड़ी से बड़ी जो भुजा है वो 3 ले सकते हैं। और जब डिब्बा बड़े से बड़ा होगा तो फिर उसकी संख्या न्यूनतम हो जाएगी अपने आप ही। तो डिब्बों की संख्या कितनी होगी, डिब्बों की संख्या, न्यूनतम संख्या, है ना, न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो पूरे कमरे का आपको आयतन निकालना, मतलब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कितना होगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है कमरे का आयतन या घनाभ का आयतन, है ना, क्यूबॉइड का।
तो इसमें भाग दे देंगे एक डिब्बे का आयतन। अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी एक भुजा को 3 बार गुणा कर देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है, ये भी है ना। तो इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 गुणा 3 9 गुणा 4 और 3 गुणा कितना आ जाएगा 5। तो ये 5 गुणा 4 20, 20 गुणा 27, यानी 540 डिब्बे आप इसमें कम से कम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 3 अभाज्य संख्याओं में से प्रथम 2 का गुणनफल 551 है और अंतिम 2 का गुणनफल 1073 है। तो तीनों संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तीनों संख्याएं अभाज्य हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो हमें दिया है कि 3 अभाज्य संख्याएं हैं, उनमें से 2 का गुण, मैंने मान लिया ए बी सी 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहली 2 अभाज्य संख्याओं का गुणा कितना दिया हुआ है 551, और दूसरी 2 अभाज्य संख्याओं का गुणा कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1073। अब आप एक चीज समझे, देखिए कोई भी आप 2 अभाज्य संख्याएं ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप 7 और 13 लें, तो इनका जो HCF आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि 7 और 13 में कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, अभाज्य संख्याएं हैं तो कॉमन कुछ आएगा ही नहीं दोनों में से। और जो LCM आएगा वो इनका गुणा आएगा, हमेशा उनके गुणा के बराबर आएगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है कि पहली 2 का जो LCM है वो 551 है और अगली 2 का जो LCM है वो 1073, एक ही बात है, क्योंकि उनका गुणनफल ही उनका LCM हो जाएगा अभाज्य संख्याओं के लिए ना। अब आप देखें कि अगर ABC अभाज्य संख्या है, A इंटू बी है, B इंटू सी है, अगर AB और BC का हम HCF लें, AB और BC का HCF लें, मतलब इन गुणनफल का HCF लें, तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, केवल B कॉमन आएगा, B कॉमन आएगा, क्योंकि A और C में खुद में कुछ कॉमन नहीं है, अभाज्य है, तो B के अलावा इन गुणनफल में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब मैं B को तो डायरेक्ट ही निकाल सकता हूं, अगर मैं HCF निकाल दूं किसका 551 और 1073 का, और इनका जब आप HCF निकालेंगे तो यह आएगा आपका 29। ठीक है, 29 इनका HCF आएगा। अब मुझे बीच वाली संख्या तो पता लग गई कि 29 है, मुझे ये पता है कि A और B का गुणा 551 है, तो AB बराबर कितना है 551। अगर मैं B का इधर ला के भाग दे दूं, B कितना है 29, तो मुझे A मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं A निकालूं तो कितना आ जाएगा 19, अब निकाल लेना 19 आ जाएगा। और अगर मुझे C निकालना है तो मैं BC में, BC बराबर 1073 दिया हुआ है, तो C का मैं इधर ला के भाग दे देता हूँ ना, B का, तो C बराबर क्या बचेगा 29 का भाग दे देते हैं, तो ये आ जाएगा 29 गुणा 3 20 203, तो ये 37 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक संख्या तो 29 है, एक 19 है और एक कितनी है 37 है। तो आप इस तरह से पहले HCF का यूज इसमें कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया हमें कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में से पहली 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1001। हालांकि आपको पता लग गया होगा 1001 को देख के, लेकिन हम इसका मेथड सीख रहे हैं, क्योंकि गुणनफल तो कुछ भी दे सकता है, हम मेथड सीख रहे हैं कि मेथड क्या रहेगा ना। तो आपको क्या करना है, चारों संख्याएं बतानी है कि चारों संख्याएं क्या आएंगी। ठीक है, चारों संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। देखिए हमें पता है सारी संख्याएं अभाज्य हैं, तो ABCD 4 संख्याएं हमने मान ली। ठीक है, ABC बराबर दिया हुआ है कितना, पहली 3 का गुणा दिया हुआ 385, और BCD यानी बाद वाली 3 का गुणा कितना है 1000 है। देखो यहाँ पे वर्ड क्रमागत आ रहा है, ये अपने काम का है, क्योंकि अगर क्रमागत नहीं होती तो हम चारों संख्याएं नहीं पता लगा सकते हैं, लेकिन क्रमागत है इसलिए हम 4 भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, अगर मैं इन दोनों का HCF लूं, इन दोनों का HCF लूं 385 का और 1001 का, तो देखो इसमें से और इसमें से B और C कॉमन आ रहा है ना, इसका मतलब ये किसका मान आ जाएगा, ये B इंटू C का मान आ जाएगा, मतलब बीच वाली 2 संख्याएं जो है उनका गुणा हमें मिल जाएगा ना। तो इनका HCF हम निकाल लेते हैं, कितना आएगा 77 आएगा, आप निकाल लेना 77 इनका गुणा आएगा। ठीक है, अगर 77 BC का मान आ गया, B इंटू C का मान 77 हो गया, तो मैं ABC में BC का भाग देके A निकाल सकता हूं, तो A कितना आएगा 385/77, यानी कितना आ जाएगा 5। अब देखो चूंकि संख्याएं क्रमागत है तो मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है, एक अभाज्य संख्या 5 होगी, अगली
उससे अगली अभाज्य संख्या ये आएगी, क्रम से आ रही है ना, तो 7 होगी, उससे अगली क्या होगी 11, उससे अगली 13। तो आपके आंसर होंगे 5, 7, 11 एंड 13। ये 4 आपकी संख्याएं जो है वो अभाज्य संख्या होंगी जो क्रमागत है। ठीक है, तो आपको एक निकालना है, ऐसे सोचना नहीं है भी ए निकल जाएगा, डी निकल जाएगा, लेकिन बी और सी कैसे निकालें। तो ए निकल गया तो चूंकि क्रमागत है तो आगे वाली 3 तो आप वैसे ही लिख सकते हैं कि आगे वाली 3 अभाज्य संख्याएं क्या आएंगी। ठीक है, तो 4 संख्याओं पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता ने कुछ सेब 107.5 रुपए में खरीदे और उनमें से कुछ सेब 68.8 रुपए में बिना लाभ और हानि के बेच दिए। उसके पास जो शेष सेब बचे उनकी न्यूनतम संभव संख्या कितनी हो सकती है ना। तो ये लाभ हानि का क्वेश्चन नहीं है, ज्यादातर इसको प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन मानते हैं। ठीक है, देखते ही आप सोचेंगे ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका HCF का क्वेश्चन। देखिए कैसे, हमें सेबों की संख्या नहीं पता है लेकिन हमें उनका मूल्य पता है, कितने भी सेब होंगे उनका मूल्य हमें पता है। ठीक है, अब जो बेचे वो बिना लाभ और हानि के बेचे, इसका मतलब जो जितने में खरीदे उतने में बेचे, तो ये खरीदा गया मूल्य भी यही है और ये खरीदा गया मूल्य भी यही है ना। तो ये तो टोटल सेवों का है, ये बेचे गए सेवों का खरीदा गया मूल्य था ना, लाभ हानि तो हुई नहीं, तो जितने में खरीदा उतने में बेचेगा ना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 107.5 जो है उसके अंदर एक सेब का जो मूल्य, मान लो x रुपए का एक सेब आता है, तो अगर उसका हम भाग दें, x रुपए का भाग दें, तो हमें पता लग जाएगा टोटल सेवों की संख्या कितनी है। और 68.8 में उसने जितने भी बेच दिए उसमें से, है ना, ये टोटल थे। ठीक है, अगर 68.8 में भी एक सेब के मूल्य का भाग दें यानी x का भाग दें, तो हमें ये पता लग जाएगा कि बेचे गए सेब कितने हैं, और टोटल सेब में से ये घटा दें तो इसका मतलब हमें संख्या मिल जाएगी। अब ये जो संख्या है इसमें न्यूनतम लिखा हुआ है, तो ये न्यूनतम तब मिलेगी ना जब x क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। x का मान यानी एक सेब का मूल्य जो है वो अधिकतम रहेगा, तब ये जो आपकी संख्या है वो न्यूनतम आएगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमें HCF निकालना और इसका, क्योंकि हमें दोनों में x का भाग ही तो लगाना है और x का मान हमें अधिकतम रखना है। इसका मतलब हमें इन दोनों का HCF निकालना, मतलब हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो बड़ी से बड़ी हो और जिसका भाग इन दोनों में लग जाए। तो आप इन दोनों का HCF निकाल दीजिए, है ना। ठीक है, तो एक सेब का मूल्य कितना होगा वो आपको HCF से पता लग जाएगा, 107.5 और 68.8। देखो पॉइंट में है संख्या, अभी हम आगे करेंगे। ठीक है, या नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे कि पॉइंट की संख्याओं का HCF कैसे निकालें। तो आप समझ लें कैसे, यहाँ पे देखो राइट से एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी राइट से एक डिजिट के बाद पॉइंट है। पॉइंट की फिक्र ना करें, पहले आप इन दोनों का HCF निकाल लें। 688 और 1075 और 688 इनका HCF निकाल लें। तो इनका HCF निकालेंगे तो HCF आएगा 43, है ना। अब पॉइंट लगा देना आपको, पॉइंट क्या करेंगे, इधर से एक डिजिट बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक है तो यहाँ भी एक आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेब का जो मूल्य है वो 4.3 रुपए है। अब हमें बताना है कि सेबों की न्यूनतम संख्या, शेष बचे हुए सेबों की संख्या कितनी है। तो हम टोटल में यानी 107.5 में 4.3 का भाग देंगे और 68.8 में भी 4.3 का भाग देंगे, और जो आंसर आएगा वो अपना न्यूनतम संख्या हो जाएगी, है ना। तो इसका भाग इसमें देंगे तो 43 गुणा 2 हो गया 86। ठीक है, 17 4 21 215 हो गया क्या, 215 का मतलब 5 बार, तो यह आएगा 25। ये तो भाग आएगा, आंसर आएगा 25, और ये भागफल कितना आएगा, तो 43 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बचेगा 18 और 7 25, 18 और 7 25, 258 हो गया। 258 में कितनी बार लगेगा, 6 बार, तो ये 16 यानी कितने आ जाएंगे, 9 सेब उसके पास में शेष बच जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्या करना है, दोबारा से समझ लो, हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका भाग इसमें भी लगे इसमें भी लगे, वो एक सेब का मूल्य हो जाएगा। क्योंकि हमें सेबों की संख्या न्यूनतम बचानी है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक सेब का मूल्य अधिकतम रखना है। तो हमने HCF निकाला दोनों मूल्य का, तो हमें 4.3 रुपए मिला, यानी एक सेब का मूल्य 4.3 हो गया। एक सेब के मूल्य का टोटल मूल्य में भाग देंगे तो कुल सेबों की संख्या आ गई 25, और बेचे गए सेबों में भाग देंगे तो 16 बेच दिए, 25 में से 16 बेच दिए तो कितने बच गए, 9 सेब उसके पास में शेष बच जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना काफी है। अगले वीडियो में LCM और HCF के
कुछ नए क्वेश्चन के साथ, उनके कंबाइंड फॉर्म के साथ में हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।